हे गाइस हाय। सो इन द लास्ट क्लास हमने पूरा ब्रोंकियल ट्री पढ़ लिया, ठीक है। फिर हमने समझा कि ब्रोंकियल ट्री के क्या क्या पोर्शंस हैं। फिर हमने ये भी समझा कि जो टोटल लंग्स का स्पेस है उसमें एयर कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझी। और हमने ये भी समझ लिया कि चलो ठीक है, एयर आ रहा है, जा रहा है और फिर एक्सचेंज हो रहा है। सेवरल वॉल्यूम्स हमने समझे कि जब हम सांस ले रहे हैं, ज़ोर से ले रहे हैं, नॉर्मल लेवल में ले रहे हैं, तो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स के अंदर आ रहा है, कितना वॉल्यूम लंग्स के बाहर जा रहा है। सो ऑल ऑफ दिस वी ऑलरेडी कवर्ड इन द लास्ट क्लास, ठीक है। अब इस क्लास में हमें कहानी को थोड़ा आगे ले जाना है। अब कहानी को आगे कैसे ले जाना है? वी हैव टू अंडरस्टैंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब देखो, ये एक टॉपिक है जिससे कई लोग डरते हैं, बट बेटा ये टॉपिक पता है बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ इट, ठीक है। तो आपको ये टर्म्स दिखेंगे बार बार, PO2, PCO2। अब ये PO2 PCO2 क्या है? अगर हमने ये समझ लिया तो इस पूरे एक्सचेंज को समझना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो चलो क्विकली समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज दिस PO2 PCO2। अब देखो, आपको ये आइडिया तो बिल्कुल भी है दैट एयर हैज़ अराउंड 78% नाइट्रोजन, 20.9% ऑक्सीजन, जिसको आप रफली कह लेते हो 21% ऑक्सीजन, 0.04% CO2 एंड द रिमेनिंग इज अदर गैसेस। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हमारा मेन फोकस 78% पे नहीं होने वाला है। हमारा मेन फोकस रिमेनिंग अदर गैसेस में नहीं होने वाला है। हमारा मेन फोकस होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पे, ठीक। क्यों? बिकॉज आपकी बॉडी इन्हीं को एक्सचेंज करती है। आपकी बॉडी नाइट्रोजन को एक्सचेंज नहीं करती बिकॉज हवा में नाइट्रोजन है, बट आपकी बॉडी इस नाइट्रोजन को प्रोसेस नहीं कर सकती। नाइट्रोजन के अंदर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। इस नाइट्रोजन को आप अगर ले भी रहे हो बॉडी के अंदर, और आप थोड़ा बहुत ले रहे हो ऑलमोस्ट, बट इससे कुछ हो नहीं रहा क्योंकि ये नाइट्रोजन ब्लड प्लाज्मा में बहुत लीस्ट सॉल्युबल है। तो आपके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, सही बात। जब आप गैस लेते हो, क्या थोड़ा सा वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन आपके ब्लड में जाएगा, सही बात। बट क्या इस नाइट्रोजन को आप इस्तेमाल कर सकते हो? नहीं। क्यों? ये ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है। आपकी बॉडी ऑक्सीजन कंज्यूम करती है और आपकी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करती है। तो एक्टिव एक्सचेंज जो है सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है। रिमेनिंग गैसेस के बारे में भी हम बात नहीं करेंगे। अब हम परसेंटेज के केस में बात नहीं करते। हम कन्वेंशन और ईज ऑफ स्टडी के लिए वी ऑलवेज टॉक इन केस ऑफ समथिंग कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? देखो, आप कह सकते हो 21% ऑफ एयर इज ऑक्सीजन, बट हम इस 21% को एक प्रेशर की यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। क्यों? बिकॉज आपका जो इनटेक है वो एज अ गैस है, आपका जो रिलीज है वो भी एक गैस है। तो गैस में कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करने से अच्छा है कि आप पार्शियल प्रेशर के टर्म में बात करो। इट इज नथिंग, ये याद रखना, पीपी पार्शियल प्रेशर इज नथिंग बट एन एस्टिमेट ऑफ परसेंटेज कॉम्पोजिशन। आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो। कैसे निकालते हैं पार्शियल प्रेशर? मोलर फ्रैक्शन ऑफ गैस। अगर एक मिक्सचर है आपका, पता है आपको कि एटमॉस्फेयर एक मिक्सचर है, उस मिक्सचर में आपका एक पर्टिकुलर गैस, जो भी गैस का आपको निकालना है, उस मोलर फ्रैक्शन इनटू दी नेट प्रेशर। नेट प्रेशर गैस का जहां भी जितना भी है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे मोलर फ्रैक्शन से, और एक सिंपल तरीका है परसेंटेज इनटू टोटल प्रेशर, ठीक। अब मान लेते हैं 21% आपका ऑक्सीजन है, राइट। 21% इंटू 760, ये हो जाएगा आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, सिंपल, ठीक। सो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी पहले कि पार्शियल प्रेशर कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इट्स जस्ट अ क्वांटिटी दैट रिप्रेजेंट्स कि हवा में ऑक्सीजन कितना है, हवा का नेट दबाव में ऑक्सीजन कितना है, ठीक। अब यहाँ पे एक दिलचस्प बात, मान लो आप थोड़े समय के लिए घूमने के लिए पहाड़ों में गए। पहाड़ों में भी ऑक्सीजन इज स्टिल 21%, रफली
उधर भी 21% है, बट वहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 21% नहीं है। वो इसलिए कि वहाँ आप 21% को 760 से मल्टीप्लाई नहीं करते। ये प्रेशर गिर के मे बी 600 मे बी 500 डिपेंडिंग अपॉन आप कितनी हाइट पे गए हो। सो इन दी हिमालयाज और एट अ हाइट the percentage, the partial pressure of oxygen changes, but it's not because oxygen ज़्यादा या oxygen कम है compared to the other components. It's just कि वहाँ हवा ही ज़्यादा या कम है। आप जैसे जैसे ऊपर जाते हो अर्थ की ग्रेविटी वीक होती है, अर्थ की ग्रेविटी वीक होने की वजह से ऊपर एटमॉस्फेयर ही कम है, तो ऊपर का दबाव ही कम है। मान लेते हैं एक एस्टिमेट कि 760 की जगह 650 हो गया। अगर 650 है तो अब हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे 21% ऑफ 650। ठीक है। सो पार्शियल प्रेशर क्या है? एक रिलेटिव आइडिया है जो आपको ये बताता है कि भाई हवा में ऑक्सीजन की वजह से दबाव कितना है और हम क्यों निकाल रहे हैं। बिकॉज इसी दबाव की वजह से एक डिफ्यूजन प्रेशर क्रिएट होता है और इस डिफ्यूजन प्रेशर की वजह से हवा जो आप एल्वियोलाई में लेकर आते हो वहां से ऑक्सीजन चला जाता है ब्लड के पास और कार्बन डाइऑक्साइड जो आप ब्लड में रिच अमाउंट में लेकर आ रहे हो चला जाएगा एल्वियोलाई के पास। अब क्यों जाएगा? क्योंकि एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम इट्स हाई प्रेशर टू इट्स लो प्रेशर। ये एक बेसिक फंडा है जो आप समझते हो। हर चीज अपने हाई प्रेशर से अपने लो प्रेशर में जाना चाहती है। तो जो हवा हम सांस ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो वो जाता है ब्लड में। जो ब्लड आप पूरी बॉडी से लेकर आ रहे हो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है तो वो क्रॉस करेगा एल्वियोलाई में। ये बेसिक फंडा है। तो अब हमें जानना पड़ेगा कि जो डिफ्यूजन प्रेशर है ये किन प्रेशर्स के हिसाब से बन रहा है, कितना है ऑक्सीजन, कितना है कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको पहली चीज़ जाननी पड़ती है। दूसरी चीज़ जो आपको जानना है कि ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जिसके अक्रॉस डिफ्यूजन हो रहा है वो किन चीज़ों का बना हुआ है। तो अगर आप एक एल्वियोलाई को देखो, इफ यू टॉक अबाउट जस्ट वन एल्वियोलाई, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स इन वन एल्वियोलाई। ठीक। नाउ मोस्ट टाइप के सेल्स जो होते हैं उनको आप सिंपली टाइप 1 एल्वियोलर सेल्स या कुछ लोग न्यूमोसाइट्स भी कहते हैं। 95% ऑफ योर एल्वियोलर सेल्स इसी तरह के टाइप 1 एल्वियोलर सेल्स। इन टाइप 1 एल्वियोलर सेल्स का काम क्या है? दे आर द वंस दैट विल अलाउ फॉर द एक्सचेंज टू हैपन। ठीक। मेजॉरिटी ऑफ एक्सचेंज इसी टाइप 1 एल्वियोलर सेल्स के थ्रू होगा। लेकिन टाइप 1 एल्वियोलर सेल्स ही एकमात्र सेल टाइप नहीं है। देयर आर टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स एज वेल। टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स एक सर्फेक्टेंट रिलीज करता है। सर्फेक्टेंट एक स्पेशल तरह का मिक्सचर है कुछ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स का, और ये क्या करता है, वाटर के कारण जो प्रेशर है उसको न्यूट्रलाइज करता है। आप ऐसे समझो, वाटर मॉलिक्यूल्स के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करने की क्षमता है और कैपेसिटी है। अगर मैं एक वाटर मॉलिक्यूल हूं, मेरे बगल में एक वाटर मॉलिक्यूल है, मेरे दूसरे बगल में एक वाटर मॉलिक्यूल है, तो मैं इन दोनों को और ये मुझे खींचना चाहेंगे। तो अगर इन मेम्ब्रेन सेल्स के बाहर म्यूकस थोड़ा थोड़ा, एकदम थोड़ा थोड़ा सही होगा बट होगा, है ना, तो ये वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींचना चाहेंगे और एल्वियोलाई को बंद करने की कोशिश करेंगे। दे वुड ट्राई टू पुल द एल्वियोलाई क्लोज। हम ऐसा अलाउ नहीं कर सकते। अगर एल्वियोलाई को क्लोज कर दिया तो क्या होगा, आपका वॉल्यूम जो यहाँ से एक्सचेंज होना था वो घट जाएगा। हम ये अलाउ नहीं कर सकते। तो ये जो सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं ये पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में आ जाते हैं और ये बोलते हैं मॉलिक्यूल को भाई दूर रहो, दूर रहो। तो इन सर्फेक्टेंट का मॉलिक्यूल्स का काम क्या है? एल्वियोलाई को खुला रखना। दैट इज द मेजर जॉब। ठीक। अब एक और तरह का सेल होता है जो आपके एल्वियोलाई में होता है। दिस इज मैक्रोफाजेस।
और आप समझ सकते हो ये यहाँ क्यों होगा। आपका एल्वियोलाई भले ही टू अ लेसर डिग्री बट इट इज एक्सपोज टू द इन्वायरमेंट, आप हवा को अंदर लेकर आ रहे हो, है ना। तो मैक्रोफाजेस का काम है कि गलती से कुछ डैमेजिंग आ गया तो वो उसको खा जाए। मैक्रोफाजेस आर फैगोसाइटिक सेल्स। सो 3 तरह के सेल्स होंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अब ये जो तीनों तरह के सेल्स है ना, all the 3 cells that we just talked about, they are all epithelial, not macrophages, but type 1 and type 2 जो है वो alveolar, सॉरी epithelial cells हैं। और epithelial cells की क्या प्रॉपर्टी होती है? They always sit on the basement membrane। हर एक alveolar cell हमेशा एक basement membrane में बैठा रहेगा। तो ये है हमारा फर्स्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब एल्वियोलाई इज सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। एल्वियोलाई ब्लड कैपिलरीज से सराउंडेड है। तो चलो एक ब्लड कैपिलरी वॉल भी बना लें। तो दिस इज द ब्लड कैपिलरी वॉल। ये ब्लड कैपिलरी वॉल को हम एंडोथीलियम कहते हैं और इस एंडोथीलियम में पोर्स हैं। इस पोर की मदद से आपका ब्लड बाहर आएगा और गैसेस का एक्सचेंज कराएगा। सो दिस इज योर ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी भी एक खास तरह का एपिथेलियल सेल्स का बना होता है और उन एपिथेलियल सेल्स को हम कहते हैं एंडोथीलियम। अब अगर ये स्क्वामस एपिथेलियम का बना हुआ है तो इसका ये मतलब है ये भी अपने बेसमेंट मेम्ब्रेन पे बैठेगा ना, तो यानी हमें एक और बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाना पड़ेगा। तो ये रहा दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन, द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोथीलियम। इसी दो बेसमेंट मेम्ब्रेन को आप कंबाइन कर देते हो। दिस इज द टू बेसमेंट मेम्ब्रेन्स कंबाइन। तो इसीलिए एनसीईआरटी आपको बोलती है जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, एक टर्म एनसीईआरटी यूज करती है, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स ऑफ सेल्स। व्हाट आर द 3 लेयर्स? अब देखो ये हो गया आपका रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। इस रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में 3 लेयर हैं सेल्स के। सबसे अंदर न्यूमोसाइट्स या एल्वियोलर सेल्स, उनके बीच में कंबाइंड बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलर सेल्स एंड द एंडोथीलियम, एंड तीसरा द एंडोथीलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरीज दैट आर कमिंग इन। ठीक है, तो इसी को मिला के आपने रेस्पिरेटरी एपिथेलियम बोला और रेस्पिरेटरी एपिथेलियम से गैसेस का एक्सचेंज होगा। कैसा एक्सचेंज? ऑक्सीजन ब्लड को जाएगा, ऑक्सीजन ब्लड को जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से जाएगी। इतना क्लियर है? इफ दिस इज क्लियर देन वी कैन प्रोसीड टू द एक्चुअल पार्शियल प्रेशर्स एंड उनके बीच का एक्सचेंज। ठीक है, देखो जहां भी कंफ्यूजन होता है वीडियो को पॉज कीजिए और वापस सुनिए, स्किप मत करना। स्किप करेंगे तो फायदा नहीं है, फिर आपके वीडियो देखने का ही कोई फायदा नहीं है। आप क्लास में भी स्किप करते हो, आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर है, इसे भी स्किप कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। वॉच एवरीथिंग इन कंटिन्यूएशन एंड वॉच फॉर लॉन्ग। अगर आप दो मिनट भगा के देख रहे हो, नॉट नाइस। सो व्हाट यू मस्ट डू इज, अगर आपको लग रहा है स्पीड कम है तो स्पीड बढ़ा दीजिए, बट यू हैव टू वॉच द होल वीडियो। ओके, सो हमारी कहानी कहाँ से शुरू होगी? हमारी कहानी शुरू होगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। तो आपके बॉडी ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरा लिया और हार्ट को दिया। हार्ट से शुरू होता है पल्मोनरी सर्किट। सर्किट का मतलब अ क्लोज लूप। पल्मोनरी सर्किट मतलब एक ब्लड वेसल का सर्किट जो ब्लड को हार्ट से लंग्स, लंग से हार्ट वापस लेकर आ रहा है। तो हार्ट जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स को भेजेगा। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको डीऑक्सी जरूर बोलते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, है, कम है। ऑक्सीजन की वजह से दबाव कितना है? 40 mm of Hg। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से दबाव कितना है? 45 mm of Hg। और mm of Hg क्या होता है ये हम ऑलरेडी पिछले क्लास में देख चुके थे। इट्स अ मेजर ऑफ प्रेशर। ठीक, अब ये रहा हमारा एल्वियोलर सैक। देखो ये टर्म्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसीलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा। टर्मिनल ब्रोंक्यूल, लास्ट डिवीजन ऑफ द ब्रोंक्यूल जो रेस्पिरेशन नहीं करता है। फिर आया रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जहां से रेस्पिरेशन शुरू होगी, फिर एल्वियोलर डक्ट, फिर एल्वियोलर सैक, फिर एल्वियोलाई। और इसी एल्वियोलाई को हमने
देख लिया कि देयर इज सिंपल स्क्वामस एंडोथेलियम, देयर इज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन इन बिटवीन देम एंड देयर इज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ द एल्वियोलाई। ठीक है, यही बनता है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन और डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, जिसकी की मोटाई थिकनेस इज लेस देन 0.5 माइक्रोमीटर। अगर ये मोटाई बड़ी होती तो अफसोस हमारा डिफ्यूजन इतना केपेबल नहीं होता। ठीक है, चलो या देखो एनसीईआरटी मैप का यही फायदा है, आपको हर चीज सीक्वेंस में मिल रही है और डिस्क्रिप्टिव नहीं, रादर देन इलस्ट्रेटिव वे में मिल रही है। तो इसीलिए रिकमेंड द बुक्स टू योर फ्रेंड्स, इट्स ऑलरेडी अवेलेबल ऑन अमेजॉन। इसके कुछ एडिशनल स्निपेट्स, इंप्रूवमेंट्स ऑन द बुक विल बी ऑल्सो अवेलेबल अलॉन्ग विद एनसीईआरटी 12। नाउ अब इनहेल्ड एयर, जो हवा हम ले रहे हैं उसमें कितना ऑक्सीजन है? तो इनहेल्ड एयर में ऑलमोस्ट 159 mm ऑफ Hg इज ऑक्सीजन, क्योंकि 21% ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ऑक्सीजन। CO2 कितना है? 0.3 mm। ठीक, अब ये जो इनहेल्ड एयर आ रहा है लंग्स में, लंग्स अपनी सारी एयर को वापस नहीं छोड़ देता, कुछ हवा रेसिडुअल वॉल्यूम हमेशा लंग्स में रहेगा, है ना। और एक्सचेंज भी कहाँ हो रहा है? ओनली इन 350, है ना। 150 ml तो एनाटॉमिक डेड स्पेस है। तो ये हवा लंग्स में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हवा के साथ मिलती है। ऐसे समझ लो, दूध में आपने पानी मिलाया, अगर दूध में 1 मिलीग्राम कैल्शियम था तो पानी मिलाने के बाद क्या होगा? कैल्शियम का अमाउंट घट जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन, नॉट अमाउंट, कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा। तो जब इस इनहेल्ड एयर को आप एल्वियोलर एयर के साथ मिलाते हो तो अमाउंट फिर से घट जाता है। कितना? 104। ठीक, लेकिन ध्यान से देखो CO2 के साथ क्या हुआ? CO2 ले रहे थे 0.3 बट बढ़ गया 40, क्योंकि आप जो ब्रीद आउट करते हो दैट इज वेरी रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ गया बट एल्वियोलर एयर का घट गया। ठीक, अब ये 104 mm ऑफ Hg एल्वियोलाई में आके रेडी है। अब बहुत ही सिंपल चीज होगी, जो ब्लड हम लेकर आ रहे थे उसमें 40/45 था, 40 ऑक्सीजन, 45 कार्बन डाइऑक्साइड। जो एल्वियोलर एयर है उसमें ठीक उल्टा है, एल्वियोलर एयर हैज 104 ऑक्सीजन बट 40 कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर ऐसा है तो क्या होगा? वेरी सिंपल, ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपके एल्वियोलाई से हवा में जाएगा, एक दूसरे में एक्सचेंज करेंगे। तो इसीलिए जब एक्सचेंज होता है तो ऑलमोस्ट 104 mm ऑफ Hg ऑक्सीजन आपके पल्मोनरी वेन में निकल आता है। बट आपकी एनसीईआरटी आपको वैल्यूज कुछ ऐसा देती है, पल्मोनरी ऑक्सीजन 95, पल्मोनरी कार्बन डाइऑक्साइड 40। ऐसा क्यों कर रही है एनसीईआरटी? क्योंकि आप बाद में जाके मेडिकल स्कूल में पढ़ोगे कि ये जो पल्मोनरी वेन है वो ब्रोंकियल वेन से थोड़ा बहुत मिलता है, ब्रोंकियल वेन और पल्मोनरी वेन आके मिल जाती है, इसीलिए ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा घट जाता है। कोई बात नहीं, आपको अगर ये फैक्ट याद ना रहे, आप बस इतना समझना है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट को वापस आ रहा है उसमें 95 mm Hg, 95 mm Hg ऑक्सीजन है, 40 mm Hg कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक, अब ये ब्लड को आएगा, सॉरी हार्ट को आएगा, हार्ट उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब आपको एक चीज ध्यान से समझना पड़ेगा, वो ध्यान से समझने वाली बात क्या है? लेटर ऑन इसी को डिस्कस करते समय एनसीईआरटी एक डेटा आपको देती है और उस डेटा के बल पे कुछ समझाना चाहती है। वो डेटा क्या है? एनसीईआरटी बोलती है कि 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स 5 ml ऑफ ऑक्सीजन, 100 ml ऑफ deoxygenated blood delivers 4 ml ऑफ CO2। यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू को कितना ऑक्सीजन दे रही है? 5 ml नॉर्मल कंडीशन में, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू से कितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक रही है? 4 ml। पहले तो ये डेटा याद रखना। दूसरा, अब यहां पे हम एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, थोड़ी सी इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन को ऐड करके हम सेंस बनाने की कोशिश करेंगे।
अगर 5 ml डिलीवर हो रहा है तो 5 ml अब्जॉर्ब भी हुआ होगा, मानते हैं इस बात को? अगर हम बोल रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू को 5 ml हवा ऑक्सीजन दे रही है, तो 5 ml एल्वियोलाई से लिया भी तो होगा, है ना? अगर हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्वियोलाई से 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जा रही है, तो 4 ml दे भी तो रही होगी। जितना मैं लेकर आ रहा हूं उतना मुझे देना भी है, जितना मैं लेकर जा रहा हूं उतना मुझे लेना भी है। संतुलन तभी बना रहेगा, है ना? अब इसको थोड़ा सा मैथ्स लगाओ यहां पे। इस 5 ml ऑक्सीजन को लेने के लिए मैंने डेल्टा पी इज डिफरेंस ऑफ प्रेशर, कितना इस्तेमाल किया? इस 5 ml ऑक्सीजन को लेने के लिए मैंने डेल्टा पी जो इस्तेमाल किया वो था 104 माइनस 40। कहां से आया 104? एल्वियोलर प्रेशर कितना था? ये देखो 104 ऑक्सीजन का। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में प्रेशर कितना था? 40 ऑक्सीजन का। तो मैंने 5 ml को ट्रांसपोर्ट करने के लिए डेल्टा पी का इस्तेमाल किया, दैट इज 104 माइनस 40 विच इज 5 ml बाय यूजिंग 64 mm का डिफरेंस। 5 ml ट्रांसपोर्ट करने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए मैंने 64 mm प्रेशर का इस्तेमाल किया फॉर ऑक्सीजन। अब यही डेटा निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड एनसीईआरटी बोलती है 5 ml, ठीक? सो 5 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मैंने कितना डेल्टा पी यूज किया? सॉरी 4 ml, माय बैड। तो 4 ml के लिए मैंने 45 माइनस 40। क्यों 45 माइनस 40? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था उसमें 45 mm कार्बन डाइऑक्साइड था, जो हवा आई उसमें 40 mm कार्बन डाइऑक्साइड था। तो बेसिकली मैंने 4 ml ट्रांसपोर्ट करने के लिए 5 mm ऑफ Hg का इस्तेमाल किया, ठीक? अब आप ये इसका अगर मैं वो कर लूं, मतलब सॉल्व करने के लिए वो बना लूं, क्या कहते हो, फ्रैक्शन बनाऊं, तो चलो मेरा मैथ्स तो अच्छा नहीं है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। 5 डिवाइडेड बाई 64 होता है 0.07। 4 बाय 5 का होता है 0.8, राइट? सो एक तरीके से ये देखो, 1 mm ऑफ Hg कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? 0.07। 1 mm ऑफ Hg कितना कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कर रहा है? 0.8। मोटा मोटी देखा जाए तो 11 गुना या 10 गुना बड़ा। ये आपको क्लियर होना चाहिए बेटा। 5 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए 64 mm ऑफ Hg प्रेशर का इस्तेमाल हो रहा है। 4 ml को ट्रांसफर करने के लिए सिर्फ 5 mm ऑफ Hg का इस्तेमाल हुआ। तो अगर हम निकालें कि पर mm ऑफ Hg में कितना ऑक्सीजन ट्रांसफर कर रहा हूं, तो 0.07। पर mm ऑफ Hg में कितना कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर कर रहा हूं? 0.8। और अगर इन्हीं के बीच का आप ये देखो तो 0.07 ऑलमोस्ट 0.8 का 10 गुना है। ये भी कर ही लेते हैं मैथ्स, है ना? 0.07 डिवाइडेड बाई 0.8, सॉरी गलत किया मैंने, 0.07 डिवाइडेड बाई 0.8। सॉरी नॉट 10, 8.75 ऑलमोस्ट। नहीं मैंने उल्टा किया, सॉरी माय बैड। आप देख रहे हो मेरा कैलकुलेटर कितना वीक है। 0.8 डिवाइडेड बाई 0.07, हाँ 11 गुना 11.42। इसको मिटाएं थोड़ा, 0.8 डिवाइड बाई 0.07 तो 11.4542x, यानी कार्बन डाइऑक्साइड 11 गुना ऑलमोस्ट ज़्यादा अच्छे से एफिशिएंटली, नॉट अच्छे से, एफिशिएंटली डिफ्यूज हुआ। अब ऐसा क्यों है? एनसीईआरटी बोलती है वो इस वजह से है क्योंकि CO2 की सॉल्युबिलिटी 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा है कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो CO2 बहुत आराम से ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन को धीरे धीरे ट्रांसफर हो रहा है।
इसी मैथ्स को यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग हमेशा अच्छी नहीं होती। सो ऑलमोस्ट 10 से 11 गुना फर्क है। इसीलिए एनसीईआरटी बोलती है, ये एनसीईआरटी का जो स्टेटमेंट है ना, डिफ्यूजन ऑफ CO2 पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मोर, ये एक्चुअली आप निकाल सकते हो और एनसीईआरटी ने इसके लिए आपको सारे टूल्स भी दिए हैं। नाउ ये तो एक क्राइटेरिया है जिस पे डिफ्यूजन डिपेंड करता है, और वो क्राइटेरिया क्या था? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा सॉल्युबल है इसलिए। अब आप बोलोगे क्या कोई वजह, क्या कोई केस में नाइट्रोजन भी सॉल्युबल हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, हाई प्रेशर के केस में। अब अंडर नॉर्मल सी प्रेशर, सी लेवल पे जो प्रेशर है उसमें नाइट्रोजन सॉल्युबल नहीं है, स्पैरिंगली नेग्लिजिबल होता है। बट डीप सी ड्राइवर्स जो समुद्र के थोड़े नीचे जाते हैं वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, उस हाई प्रेशर पे ऑक्सीजन कैन बिकम सॉल्युबल, और जब ऐसा होगा तब ऑक्सीजन उनके प्लाज्मा में सॉल्युबल हो चुका होगा। तो इसीलिए डीप सी डाइवर्स को बोला जाता है कि वापस जब आप ऊपर आओ तो धीरे धीरे ऊपर आओ। क्यों धीरे धीरे? क्योंकि धीरे धीरे ऊपर आने से नाइट्रोजन फिर से ब्लड के बाहर जाएगा और एक्सचेंज करके आप उसे निकाल दोगे। अगर आप जल्दी से बाहर आए तो ये नाइट्रोजन अचानक से ब्लड से बाहर आ जाएगा, आपके लंग्स के पास इसको फेंकने का टाइम नहीं होगा, एंड इट वुड कॉज सर्टेन काइंड ऑफ एयर स्पेसेस, एयर गैप्स विद इन द वैस्कुलर सिस्टम। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। सेकेंड क्राइटेरिया क्या है जो डिसाइड करता है ट्रांसफर ऑफ गैसेस? पार्शियल प्रेशर। जैसे कि मैंने बोला, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम हिमालय पे चले गए वहां भी ऑक्सीजन का कॉम्पोजिशन बराबर ही है, बट क्योंकि नेट प्रेशर घट चुका है तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी घटेगा और तब हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। सो कॉमन साइंस होंगे वहां पे हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हम बार बार फटाफट सांस लेंगे, ट्राइंग टू टेक इन मैक्सिमम ऑक्सीजन। हेडेक क्योंकि ऑक्सीजन कम है। फटीग, थकावट को बोलते हैं फटीग। डिजीनेस, डिजीनेस मतलब जब आप पूरे होश हवाश में फील नहीं कर रहे हो तो ना, दैट इज डिजीनेस। सर चकराना एक तरीके से, ठीक। नॉट सर चकराना एग्जैक्टली, बट लेस अवेयर, थोड़ी सी चीजें धुंधली हो जाना, दैट इज व्हाट इज डिजीनेस। थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। अब देखो आपका डिफ्यूजन मेम्ब्रेन सिर्फ अराउंड 0.5 माइक्रोमीटर की थिकनेस रखता है, एंड ये जरूरी है। अगर किसी वजह से ये थिकनेस चेंज हो गई, अगर चेंज हो गई तो क्या होगा? आप अच्छे तरीके से एक्सचेंज को नहीं करा पाओगे। और ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब एल्वियोलाई गेट्स फिल्ड विथ म्यूकस। किसी किसी केसेस में ऐसा होता है, इडीमा के केस में या कोविड के केस में भी ऐसा हुआ था कि लंग्स बिकम फिल्ड विथ फ्लूइड्स। जब ऐसा होगा तो डिफ्यूजन डिस्टेंस घट जाएगा, सॉरी बढ़ जाएगा, और इस डिफ्यूजन डिस्टेंस के बढ़ने से एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्लो हो जाएंगी। इसीलिए पेशेंट्स को वेंटिलेटर्स पे रखा गया था कोविड के समय। वेंटिलेटर क्या है? नथिंग बट अ मैकेनिकल बलून जो प्रेशर से हवा को लंग्स में भेजता था। इस वजह से क्या होता था? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाता था एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता था। तो थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज अनदर रीजन। तीसरा है एरिया ऑफ एक्सचेंज। जब आपके लंग्स नॉर्मल केसेस में अराउंड 480 मिलियन एल्वियोलाई कैरी करते हैं, जो आपको एक ह्यूज एरिया 70 मीटर स्क्वायर का एरिया देता है एक्सचेंज कराने के लिए। अगर किसी वजह से ये घट गया, किस वजह से घट सकता है? कभी कभी हम बात करेंगे इम्फाइसीमा की वजह के बारे में, जिसमें एल्वियोलाई डैमेज होकर आपस में फ्यूज हो जाते हैं, तो उनका एक्सचेंज एरिया घट जाएगा। और जब ऐसा होगा, जब एक्सचेंज एरिया घट जाएगा तो बहुत सिंपल, आपका जो डिफ्यूजन हो रहा था वो घट जाएगा, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस दैट हैपन एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, जो कि अनदर इन इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक। सो विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए टेक केयर।